यूट्यूब चैनल। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 2 स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पाठ लघु कथाएँ, जिसे श्रीमती संतोष श्रीवास्तव ने लिखा है। स्वाध्याय शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दावत में होने वाली अन्न की बर्बादी पर उषा की प्रतिक्रिया। तो दावत में होने वाली अन्न की बर्बादी पर हम उषा की प्रतिक्रिया देखते हैं कि उषा के घर में दिवाली की जो दावत थी उसमें उषा ने अपने घर में अन्न की बर्बादी को देखा तो उषा को बहुत दुख हुआ। वो दौड़कर घर के अंदर गई, पकवानों से थैली भरी और उसने क्या करा, बबन को लाकर दे दी। ऐसा करके उसे अत्यंत खुशी मिली क्योंकि बबन जो था वह अपने जेब में कल रात के जो उसकी दादी ने, उषा की दादी ने दिए बनाकर मुंडेर पर रखे थे, आटे के दिए थे, तो वो उन आटे के दियों को लेकर अपनी जेब में भर रहा था। जब उषा ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये मैं घर पर जाकर सेक कर खा लूँगा। तब उषा को ऐसा लगा था कि कल रात जो दावत हुई है उसमें तो लोग ऐसे टूंग रहे थे, इतना प्लेट भर भर के खाना ले रहे थे और उसको टूंग रहे थे, और ये जो बबन है ये इन आटे की दियों को उठाकर ले जा रहा है और उसे वो सेक कर खाने की बात कर रहा है। तभी वो दौड़कर घर के अंदर जाती है, पकवानों से थैली भर कर लाती है और बबन को दे देती है, और ऐसा करने से उसे अत्यंत ही खुशी मिलती है। संवादों का उचित घटनाक्रम हमें लगाना है। संवादों का उचित घटनाक्रम जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो इस तरह से है। पहला है रुपए खर्च हो गए मालिक। सेकंड है स्कूल नहीं जाता तो अजीब है। थर्ड है अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं। फोर्थ है माँ बाल मजदूरी अपराध है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर्स दिए हैं। पहला आएगा स्कूल नहीं जाता तो अजीब है, ये आपका उत्तर है। माँ बाल मजदूरी अपराध है ना, ये भी आपका उत्तर है जो सेकंड में आपको लिखना है। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं, ये थर्ड है। फोर्थ वाला जो है वो है रुपए खर्च हो गए सेठ। रुपए खर्च हो गए, ये जो है आपका फोर्थ आएगा, रुपए खर्च हो गए सेठ। आगे बढ़ते हैं शब्द संपदा की तरफ। तो समूह में से विसंगति दर्शाने वाले कृदंत तद्धित शब्द चुनकर आपको लिखना है। तो पहला है मानवता, हिंदुस्तानी, ईमानदारी, पढ़ाई। इसमें से हम देखते हैं कि ये जो पढ़ाई है हम देखें, ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई है क्रिया पढ़ना। पढ़ना प्लस ई जब हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ाई। तो ये क्रिया, क्रिया के साथ हमने जोड़ा प्रत्यय यानी सफिक्स। पढ़ना ये शब्द है, पढ़ना, और हमने इसमें सफिक्स लगाया ई, तो ये हो गया पढ़ाई। तो ये जो है इसमें ऑड मैन आउट है। सेकंड देखते हैं। सेकंड वाला है थकान, लिखावट, सरकारी, मुस्कुराहट। तो इसमें ये सरकारी, सरकारी जो है हमारा ऑड मैन आउट है। सरकार, सरकार क्या होती है, सरकार भी एक संज्ञा है, और संज्ञा में जब हम क्रिया लगाते हैं, संज्ञा में जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन गया सरकारी। तो ये भी एक ऑड मैन आउट हो गया। अब देखते हैं बुढ़ापा, पितृत्व, हंसी और आतिथ्य। हंसना, हंसना भी एक क्रिया है। हंसना, हंसना हो गया क्रिया, और इसमें जब हम कोई भी प्रत्यय लगाएंगे तो ये हंसी, हंसी बन गया। तो ये हो गया हमारा ऑड मैन आउट। आगे है कमाई, अच्छाई, सिलाई, चढ़ाई। इसमें आ गया हमारा अच्छाई। अच्छाई क्या है, ये ऑड मैन आउट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से आए हुए शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से बनाना है।
आपको क्या करना है, वाक्य को फिर से बनाना है और पहले ढूंढना है कि वो शब्द। तो पहला वाक्य है, पेड़ पर सुंदर फूल खिला है। तो पेड़ पर सुंदर फूल खिला है, फूल क्या है, ये एक सिंगुलर है। अब हम इसको क्या बनाएंगे, प्लूरल। वचन बदलना है ना, तो वचन बदलने में एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। तो आ गया, ये फूल जो है एक है। तो अब जब हम इसका वाक्य बनाएंगे तो क्या बताया गया है कि वचन को परिवर्तन करना है। तो वचन परिवर्तन करके हम वाक्य बना रहे हैं, फूल, एक फूल और अनेक भी फूल ही होता है। तो पेड़ पर सुंदर फूल खिले हैं, पेड़ पर सुंदर फूल खिले हैं। अब नेक्स्ट आ गया, कला के बारे में उनकी भावनाएं उदात्त थी। कला का वचन बदलना है। तो यहाँ पर जब हम कला का वचन बदलेंगे तो ये एक कला है और अनेक क्या होगा, कलाओं को। तो कलाओं के बारे में उनकी, इधर आ गया भावनाएं उदात्त थी। आगे बढ़ते हैं। दीवारों पर टंगे हुए विशाल चित्र देखे। तो दीवारों क्या हो गया, ये बहुवचन में आ गया, ये प्लूरल है। दीवारों को हम एक वचन सिंगल में चेंज करेंगे। तो दीवारों पर टंगे हुए विशाल चित्र देखे। तो अब आ गया, हमने क्या किया, इसको सिंगुलर फॉर्म में बदला है। तो ये क्या है, दीवार पर टंगा हुए थे। अब ये सिंगल है तो इसके आ गया हुआ। विशाल चित्र देखे थे, तो ये हो जाएगा देखा। अब आगे बढ़ते हैं। वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। वे, ये बहुवचन है, जाते थे लगाया है, बहुवचन के साथ की क्रिया है। अब हम इसको सिंगुलर फॉर्म में बदलेंगे तो वे की जगह पे क्या हो जाएगा, वह बहुत प्रसन्न हो जाता था। आगे बढ़ते हैं। हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। इनमें, ये क्या है, बहुवचन है। अब हम इसको सिंगुलर में बदलेंगे, एक वचन में करेंगे। तो हमारी तुम्हारी तरह इसमें, इनमें का सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसमें जड़ें का बन गया जड़, नहीं होती। इधर पे ती है तो ये कट होके क्या हो जाएगा, होती। नेक्स्ट है, ये आदमी सिर्फ भयानक वन की बात कर रहे थे। ये बहुवचन है। अब हम इसका एक वचन करेंगे, यह आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहा था, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह कोई बनावटी सतह की चीज़ है। वह, ये सिंगल है, इसको हम प्लूरल में बदलेंगे तो आ जाएगा, वे कोई बनावटी सतह की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके प्रत्येक का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्दों का पहले हमें क्या करना है, जेंडर चेंज करना है। अध्यापक का हो गया अध्यापिका। अध्यापिका पे वाक्य अध्यापक यूज़ नहीं करना है, लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य बनाना है। तो लिंग पहले हमने परिवर्तित कर दिया है, अध्यापक का हो गया अध्यापिका। अब अध्यापिका को लेकर हमें वाक्य बनाना है। तो वाक्य मैंने बनाया है, मेरी अध्यापिका का नाम सुमन सिंह है। नेक्स्ट है रानी राजा। अब राजा को लेके आपको वाक्य बनाना है। राजा को अपनी प्रजा के हित का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है नायक और नायिका। नायक जो है, आप फिल्मी नायक भी ले सकते हैं या किसी भी अन्य नायक का भी आप सोच सकते हैं। तो मैंने लिखा है, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए हमें एक योग्य सेना नायक की आवश्यकता होती है। अगर आपको किसी फिल्मी नायक पे वाक्य बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। देवर देवरानी। कमला की देवरानी एक शिक्षिका है। पंडित पंडिताइन मंदिर गई हैं। आगे बढ़ते हैं। यक्ष यक्षिणी। कुबेर की पत्नी का नाम यक्षिणी है। बुद्धिमान बुद्धिमती। अब इस बुद्धिमती को आपको भी यूज़ करना है ना, तो सावित्री एक बुद्धिमती स्त्री थी। श्रीमती श्रीमान। हमारे मुख्य अध्यापक श्रीमान बालाजी राव का आज जन्मदिन है। आगे बढ़ते हैं। दुखियारा और दुखियारी। दुखियारी महिला का दुख जानकर मैं भी दुख
दुखी हो गई। विद्वान और विदुषी। महादेवी वर्मा एक विदुषी महिला थी। आगे बढ़ते हैं कृति 3 अभिव्यक्ति की तरफ, जिसमें क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि अन्न बैंक की आवश्यकता, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो अन्न बैंक क्या होता है? अन्न बैंक वह होता है जहाँ पर साफ सुथरा खाना जमा किया जाता है और वह खाना जो नीडी पीपल्स होते हैं, जो नीडी पीपल्स हैं, नीडी बच्चे हैं, उन लोगों को दे दिया जाता है। तो आज जो है हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता सबसे पहले क्या चाहिए? हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए, जिनमें रोटी सबसे ही महत्वपूर्ण मानी जाती है कि जो कि एक अन्न है। हमें अन्न खाना ज़रूर ही चाहिए। जीवन यापन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें जीवन यापन करना है तो 2 वक्त की रोटी मिलना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नसीब में ये 2 वक्त का खाना भी नहीं होता। वे गरीब होते हैं, बेसहारा होते हैं, उनको ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को जो समस्या आती है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या हुआ, आजकल बहुत से लोग सामने आते हैं। तो कई संस्थाएं सामने आई हैं जिनको हम NGOs वगैरह भी होती हैं, वो लोग सब सामने आए और उन्होंने क्या किया, ये अन्न बैंक का निर्माण किया। जिसमें क्या किया उन्होंने सोचा कि अन्न बैंक का निर्माण करेंगे और हम गरीबों को निःशुल्क भोजन, बिना किसी मूल्य के भोजन देंगे, जिससे वे भूखे पेट तो ना सोएं। तो आज भी ऐसे लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं और भूखमरी के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो सरकार को और हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्न बैंकों का निर्माण करें। ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग बड़ी छोटी पार्टियों में जाते हैं, उनसे के साथ संपर्क करते हैं, उनसे कहते हैं कि जो साफ़ सुथरा खाना आपके यहाँ बचता है वो उन्हें फेंके ना, वो क्या करें, हमारे अन्न बैंक में दे दें। और बड़े बड़े होटलों में भी क्या होता है, रात में जो खाना बच जाता है वो ख़राब भी हो सकता है ना, सुबह तक वो दूसरे दिन तो वो होटल में खाना नहीं खिलाएगा। तो वो खाना भी अगर हम प्रेरित करते हैं कि आके आप हमारे अन्न बैंक में दे दीजिए, उसको फेंके ना, तो इससे भी क्या होता है, इन गरीबों की सहायता मिल सकती है। दुकानों में क्या होता है, दुकानों में बंद किया हुआ भोजन जो होता है ना, वो भी ख़राब होने का खतरा रहता है। तो वो ख़राब होने से पहले अगर वो ठीक है और बिक नहीं रहा है तो उसको भी कचरे में फेंकने की क्या ज़रूरत है, उस खाने को भी हम अन्न बैंकों में दे सकते हैं। तो जागरूक लोगों का ये कर्तव्य है कि जागरूक लोग जब इन अन्न बैंकों का उपयोग अधिक से अधिक करें, लोगों को समझाएं और ऐसे लोगों को समझाकर अन्न बैंक का उपयोग करने के लिए करें, तो क्या होगा, इन गरीबों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा और गरीबों तक भी खाना पहुंचाया जा सकेगा। क्योंकि ये जो NGOs होते हैं, ये संस्थाएं होती हैं, उनका संपर्क ऐसे बहुत सारी जगहों से, गरीब लोगों से, गरीबी बस्ती से, सबसे संपर्क होता है और वो लोग वहाँ तक खाना पहुँचा सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा से वंचित बालकों की समस्या, इस विषय पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। आज क्या है, आज का दौर क्या है, आज के दौर में हमें कहा गया है कि हम सर्व शिक्षा अभियान का पालन करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या आता है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हर 14 वर्ष के बालकों को अपनी प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया है, ऐसा नियम बना गया है। लेकिन क्या होता है, बहुत विषम परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ जिनकी बहुत ही विषम है, ऐसे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनके पास पैसे ना होने के कारण वो फीस नहीं भर सकते, गणवेश, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स कुछ नहीं ले सकते। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, शिक्षा बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। तो शिक्षा के अभाव में उनका क्या होगा, उनका ना बौद्धिक विकास होगा, ना वो मानसिक विकास होगा। तो ऐसे बच्चे जिनका ना बौद्धिक विकास हो सकता है ना मानसिक विकास, क्यों, सिर्फ शिक्षा के अभाव में। फिर उनको अक्षर ज्ञान तो है ही नहीं, जब अक्षर ज्ञान नहीं है तो उनके में अंदर शिष्टाचार भी नहीं आता है, उनको कोई नैतिक मूल्यों की भी प्राप्ति नहीं होती है और सामाजिक समस्याएं जो आती हैं उनका भी वे सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको क्या नहीं है, शिक्षा का ज्ञान नहीं है, उनको किसी तरह का नॉलेज नहीं है। इसलिए उनको क्या होता है, अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाती और अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, फिर मजदूरी करने लगते हैं। तो जब मजदूरी करते हैं, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो सेठ साहूकार, बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं, उनको अनपढ़ और नासमझ होने का फ़ायदा उठाते हैं।
ना समझ कर, अनपढ़ होने का समझ कर उनको कम मजदूरी देते हैं, तो उनका फ़ायदा ही उठाया गया ना। उनको वहाँ पर भी क्या करना पड़ता है, आर्थिक तंगी का ही सामना करना पड़ता है। और रोज़गार नहीं मिलने के कारण कभी कभी तो वो लोग गलत आदतों का भी शिकार हो जाते हैं, गलत कार्य करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में सरकार को इनकी समस्या को हल ढूंढना चाहिए। अब बढ़ते हम लघुत्तरी प्रश्न पर। उषा की दीपावली लघु कथा द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। उषा की दीपावली, इस लघु कथा से हमें क्या संदेश मिलता है। उषा की दीपावली में क्या होता है, एक 10 वर्षीय बालिका है, नन्ही मुन्नी बालिका है, जो अपने यहाँ पर होने वाली दावत में अन्न की बर्बादी को देखती है। तो उस अन्न की बर्बादी को देखकर वो क्या करती है, हमारा ध्यान भी उस ओर आकृष्ट कर रही है, हमारा ध्यान उस तरफ खींच रही है कि हमें अन्न की बर्बादी नहीं करना चाहिए। जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाना होता है, जब हमारे पास लिमिटेड से भी ज़्यादा खाना होता है, तब हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग ठीक ढंग से कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा पकाते हैं, प्लेट में ज़्यादा लेते हैं, नहीं खाया गया तो उसको वेस्ट हो जाता है और उसको फेंक देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्न को बर्बाद करते वक्त हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि आज ऐसे भी लोग हमारे देश में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। अगर हम बर्बाद करने से पहले उसके महत्व को समझेंगे तो हमें भी लगेगा कि हम इस खाने को किसी को दे सकते हैं। आवश्यकता से अधिक खाना बनाया, उसे कूड़े कचरे में जाकर फेंक दिया कि इतना ज़्यादा पक गया, ये बासी खाना हम नहीं खाएंगे, कूड़े कचरे के डब्बे में फेंक दिया। तो क्यों इतना खाना बनाना, और अगर बनाया है, वो बच गया है, तो उसको किसी भूखे इंसान को दे दो। ऐसा करने से हमें भी अच्छा लगेगा और उनकी भी भलाई हो जाएगी। तो जितना खाना हम खा सकते हैं उतना ही हमें अपनी थाली में भी निकालना चाहिए। थाली में निकाल कर उसको झूठा करके फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है। उतना अगर खाना बच गया तो वो असहाय और ज़रूरतमंदों को आप अन्न देकर उनकी मदद कर सकते हैं। मुस्कुराती चोट शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मुस्कुराती चोट ये भी क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा है, एक शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें क्या दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि एक आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बालक है, जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके मन में पढ़ने की तीव्र इच्छा है। वो पढ़ना चाहता है, लेकिन वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन मन में इच्छा पढ़ने की बहुत है। तो ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी पढ़ने वालों की हमें क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद वो क्या करता है, वो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बाल मजदूरी करता है। वो चाहता है कि मैं पढूं, इसलिए वो आगे बाल मजदूरी करता है, उससे पैसा इकट्ठा करके वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है। इसमें ऐसी बाल मजदूरी करने में, सब कुछ करने में उसे उसका सामना किससे होता है, उसका सामना होता है डांट फटकार से। तब भी वो क्या होता है, विचलित नहीं होता है। वो हर डांट को, उसके ऊपर किए गए हैं हर उपहास यानी जोक्स को भी वो मुस्कुरा कर सह लेता है, क्योंकि वो जानता है कि इसका मेरी पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। मुझे पढ़ना है, मुझे समस्या का सामना करना है, तो मैं उस समस्या का सामना मुस्कुरा कर करूँगा। और ऐसे ही मुस्कुरा कर करते हुए वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखता है, अपनी पढ़ने की इच्छा को पूर्ण कर सकता है। अतः यहाँ पर जो इस लघु कथा का शीर्षक है कि अपने आप में पूर्ण रूप से सार्थक है। साहित्य संबंधी ज्ञान की तरफ हम बढ़ते हैं। संतोष श्रीवास्तव जी लिखित साहित्यिक विधाएं क्या क्या है। बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर कहानी संग्रह है। द बेपांव, प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन, हवा में बंद मुट्ठियाँ, ये क्या है, उपन्यास है। फागुन का मन, ये ललित निबंध संग्रह है। नीली पंक्तियों की शायराना हरारत, ये यात्रा संस्मरण है। और भी कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। अन्य लघु कथाओं के नाम क्या हैं, अन्य लघु कथाकारों के नाम, जो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं ना, उनके नाम बताने हैं जिन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। तो उनके नाम हैं डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर, कमल चोपड़ा आदि। तो इसी के साथ हमारा ये
जो लघु कथा वाली शॉर्ट स्टोरी की स्वाध्याय एक्सरसाइज थी वो ख़त्म होती है। आगे आप स्टडी करते रहें और चैनल देखते रहें। धन्यवाद।